हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यद्दा इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह ग्लोबल न्यूज़ से शुरुआत करेंगे, फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के आज बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। छोटा सा नॉलेज सेक्शन लास्ट में एक रखा है। स्टार्ट करने से पहले फिर से लास्ट टाइम, फ्यू टिकट्स आर लेफ्ट। संडे को वी आर मीटिंग इन बैंगलोर। इफ अगर आप बैंगलोर में रहते हैं या बैंगलोर के आसपास रहते हैं और बैंगलोर आ सकते हैं, तो वी आर कंडक्टिंग अ सेशन ऑन हाउ टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। सुबह मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग सेशन है, 10 AM से स्टार्ट होगा। ठीक है, MG रोड बैंगलोर में होटल है, तो वहाँ पर वी आर प्लानिंग। मोर डिटेल्स आर इन द कमेंट सेक्शन। तो इफ़ यू आर स्टिल थिंकिंग तो प्लीज़ बुक इट राइट अवे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो यूएस मार्केट्स में डेफिनेटली एक मतलब एआई ड्रिवन जो बहुत ज़्यादा बबल वगैरह की बातें चल रही हैं, तो स्क्रूटनी ज़्यादा चल रही है, तो उसके चक्कर में एआई स्टॉक्स प्रेशर में तो हैं। राइट, कंसिस्टेंटली एक प्रेशर एआई स्टॉक्स पे बना हुआ है और इसीलिए वो मतलब गिर भी रहे हैं। कल भी जो है रात को एआई स्टॉक्स में अच्छी खासी एनवीडिया जैसे स्टॉक्स हैं या फिर ब्रॉडकॉम है या ओरेकल है, सब मोर देन 1% जो है कल गिरे हैं। बाकी जो वहाँ का डाउ जोन्स है, राइट, जिसमें कोई भी टेक स्टॉक्स नहीं है, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल, वो इतना ज़्यादा नहीं गिरा। वो 0.3 0.4% के आसपास ही गिरा था। ठीक है, तो डेफिनेटली एक प्रेशर जो है वो बना हुआ है कंसिस्टेंटली एआई ड्रिवन स्टॉक्स के ऊपर। अब उनकी अर्निंग्स पे काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स जो है ये मेंटेन रहेगा। मतलब ये मोमेंटम जो है वो मेरे को लगता है कि अर्निंग्स के आसपास ही आएगा अगर अर्निंग्स अच्छी रही तो। अदरवाइज ये सब क्वेश्चन मार्क्स जो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं, राइट, कि इतना केपेक्स हो रहा है, इसमें ROA या ROE आएगा या नहीं आएगा, राइट, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट या कैपिटल पे आप जो कर रहे हैं उस पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो क्वेश्चन मार्क्स जो हैं विद दैट काइंड ऑफ वैल्यूएशंस वो होने शुरू हो गए हैं। राइट, तो बहुत सारी चीज़ें इस पे हैं। सेकेंड थिंग वाज ऑन कि क्रूड ऑयल के ऊपर थोड़ा सा कल क्रूड ऑयल बढ़ा, अगेन $60 से नीचे ही है अगर ब्रेंट क्रूड की बात करें तो, बट 57-58 पे चला गया था, थोड़ा बढ़ गया है। अगेन वेनेजुएला के ऊपर एक थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं यूएस और वेनेजुएला पे। तो यूएस इज सेइंग नाउ कि जो है वेनेजुएला के जो ब्लॉकेट करेंगे उनके सैंक्शन टैंकर्स को, ठीक है, ताकि वो एंटर और एग्जिट ना कर पाए कंट्री में। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वहाँ पर ये जो चीज़ें ये एस्केलेट धीरे धीरे होती हुई नजर आ रही हैं। एंड दैट्स व्हाट द ऑयल मार्केट इज नॉट। वेनेजुएला इज अ बिग ऑयल प्रोड्यूसर, राइट, तो वो जो है इसके चक्कर में ऑयल मार्केट्स जो है थोड़ी बड़ी है, अगेन काफ़ी कंफर्टेबल लेवल पे हैं। राइट, और मैंने जैसे ट्वीट भी किया था इस बारे में, तो यही रीज़न है कि इंडियन करेंसी जो है वो मतलब एक लेवल तक गिरने दी जा रही है, क्योंकि इंपोर्ट बिल जो है हमारा, जिसमें जब इंडियन करेंसी गिरती है ना तो इंपोर्ट बिल बढ़ता है। तो इंपोर्ट बिल जो है वो ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है बिकॉज क्रूड ऑयल, और बहुत बड़ा इंपोर्ट हमारा क्रूड है, तो क्रूड ऑयल काफ़ी कंफर्टेबल लेवल पे है, तो इसीलिए वो इंपोर्ट बिल बढ़ नहीं रहा है। और एक्सपोर्ट को बेनिफिट देने के लिए, क्योंकि टैरिफ्स लगे हुए हैं, तो एक्सपोर्ट को बेनिफिट देने के लिए ये पूरा जो है थोड़ा करेंसी को डिप्रिशिएट मतलब हो रही है और उसको करने दिया जा रहा है बाय सेंट्रल बैंक। राइट, तो वो सारी चीजें यहां पर बेसिकली चल रही हैं। यूके के इन्फ्लेशन के नंबर्स आए कल, तो वो 3.2% आए, विच वाज लेस देन एक्सपेक्टेड। 3.5% का एक्सपेक्टेशन था, उससे कम आया 3.2%। और अनएम्प्लॉयमेंट वहां पर बढ़ रही है, वो 5.1% हो गई है। तो इसलिए अब ऐसा लग रहा है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड फाइनली एमपीसी वहां पर इंटरेस्ट रेट कट करेगी। एक्सपेक्टेड ये है थर्सडे, मतलब आज जो है वहां पर एमपीसी मीटिंग होगी, तो एक्सपेक्टेड है कि वहां पर इंटरेस्ट रेट कट होने अब वहां पर शुरू होंगे, क्योंकि वहां पर वो बहुत ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चीजों में फंसे हुए थे कि जीडीपी भी ग्रोथ नहीं हो रही है और इन्फ्लेशन भी हाई है। ठीक है, काफी टाइम से यूके वाज गोइंग थ्रू वेरी बैड फेज। राइट, तो अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रही है, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गए तो इंटरेस्ट रेट कम किए जा सकते हैं और थोड़ा सा जीडीपी को ग्रोथ को बूस्ट देने की कोशिश जो है वो की जा सकती है। बाकी सिल्वर इज गोइंग थ्रू अ रूफ। $65 जो है वो फर्स्ट टाइम सिल्वर पहुंच गया है। गोल्ड भी कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, $4,300 प्लस चल रहा है। राइट, तो एक डेफिनेटली मेटल्स जो है एक स्क्वीज एटलीस्ट सिल्वर में देखने को मिल रहा है। मैं नंबर्स भी देख रहा था, तो सिल्वर 128% बढ़ चुका है 2025 में, और गोल्ड जो है ऑलमोस्ट 65% बढ़ चुका है। राइट, अगेन
इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट दीज मेटल साइकिल्स, राइट, और ये कमोडिटी साइकिल्स कहा जाता है जिनको, क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर, ये जियो पॉलिटिक्स और बहुत सारे फैक्टर्स को मतलब इसमें मिक्स होके ये चीज़ें इसमें फिगर आउट होती हैं। बट डेफिनेटली जो पॉलिसीज चल रही हैं ग्लोब में, कुछ वॉर्स भी चल रहे हैं, राइट, और जो एस्केलेशंस चल रही हैं, फिर ये टैरिफ एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट। सो ये जो है थोड़ा सा सेफ हेवन जो है एटलीस्ट गोल्ड को वो माना जा रहा है, और ये एक रीज़न जो है उसकी वजह से इसका बढ़ना है। बाकी अगेन इट इज़, जैसे बहुत लोग पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, पार्ट ऑफ द एलोकेशन होना चाहिए, बट कितना वो हमें डेफिनेटली देखना चाहिए। फिर अब इंडिया स्पेसिफिक कुछ न्यूज़ की बात, तो कल सेबी बोर्ड के काफ़ी सारे कुछ अपडेट्स आए, मीटिंग थी उनकी सेबी बोर्ड की, तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें क्लियर हुई जो कि चल रहा था कि होगा या नहीं होगा, तो वो कुछ कुछ बता देता हूँ। तो मेजरली म्यूचुअल फंड रिलेटेड पहले बताता हूँ। तो उसमें म्यूचुअल फंड रेगुलेशन में काफ़ी बड़ा एक ओवरहॉल किया है, लाइक 1996 का एक म्यूचुअल फंड का रेगुलेशन फ्रेमवर्क चल रहा था, तो उसको अभी 20 साल के बाद पूरा कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करके चेंज किया है। इसमें एक तो सबसे बड़ा चेंज जो है वो है टोटल एक्सपेंस रेशियो में चेंज, राइट। तो बेसिकली क्या है कि पहले हमें जैसे कोई भी एक फंड है उसका हमें टोटल एक्सपेंस रेशियो TER होता था ना, तो हमें पता है कि भाई ये सारे खर्चे हैं इसमें, जैसे सपोज 1% TER है, तो हमें पता है 1% काट रही है भाई कम ये ऑन दिस फंड पर ईयर, और ये सब कुछ है। बट अब जो है इसमें थोड़ी सी चेंजेस की है उन्होंने, एक BER करके सेटअप किया है, बेस एक्सपेंस रेशियो, ठीक है। उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि भाई आप जो है मतलब म्यूचुअल फंड हाउसेस को GST सेपरेट लो, स्टैम्प ड्यूटी, कमोडिटीज ट्रांजैक्शन चार्जेस और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज, राइट, ब्रोकरेज, ये सब चीजें उन्होंने कहा है कि ये सेपरेटली चार्ज करो, राइट। तो ये जो है एक्चुअल्स पे चार्ज होगा ओवर एंड अबव बेस एक्सपेंस रेशियो। तो अभी जो है थोड़े दिनों में जब वंस जब नोटिफिकेशन कम्स और ये सारी चीजें टाइमलाइंस वगैरह पता चलेंगे, अभी टाइमलाइंस नहीं पता है, तो जब वन टाइमलाइंस वगैरह पता चलेंगे तो आपको जब म्यूचुअल फंड हाउस का एक्सपेंस रेशियो देखोगे ना, तो आपको एक तो BER दिखेगा जो बेस एक्सपेंस रेशियो है, प्लस आपको एक और एक्सपेंस रेशियो, स्टैट्यूटरी एक्सपेंस रेशियोज और दिखेंगे, जिसपे ये सारी चीज़ें होंगी कि GST कितना दिया, एक्सचेंज फीस कितनी है, स्टैम्प ड्यूटी कितनी है, सेबी के चार्जेस कितने हैं, तो वो सारे चार्जेस एक्चुअल्स में वो ऊपर लगेंगे। अब सिंस बेस एक्सपेंस रेशियो अलग कर दिया है, राइट, और ये सब चीज़ें चार्जेस अलग कर दिए हैं, और उसमें भी उन्होंने कुछ लिमिट लगा दी है कि ब्रोकरेज पे उन्होंने कहा है कि भाई 0.6, हाँ 6 बेसिस पॉइंट, ठीक है, से ज़्यादा ब्रोकरेज नहीं ले सक मतलब देना है म्यूचुअल फंड्स को, तो वो सब चीज़ें भी कुछ कुछ चीज़ें उसमें की हैं। बाकी और भी लिमिट्स लगाई हैं। पहले क्या था, 2.25% का इक्विटी स्कीम्स में एक एक्सपेंस रेशियो लिमिट था, भाई इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, राइट। अब उसको घटा के बेस एक्सपेंस रेशियो को 2.1% कर दिया, तो ऑफकोर्स इस पे अभी जैसे ऊपर आप चीज़ें ये लगा सकते हैं स्टैट्यूटरी चार्जेस, राइट, तो वो थोड़ा बढ़ जाएगा, बट बेस एक्सपेंस रेशियो 2.1 कर दिया है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बट वो उन्होंने कम कर दिया है वहाँ पे। तो जैसे ETF का एक्सपेंस पहले क्या था कि भाई 1% से ज़्यादा ETF एक्सपेंस नहीं ले सकते इंडेक्स फंड या ETF, अब उसको 0.9% कर दिया, राइट। तो इस तरह से अब क्लोज एंडेड इक्विटी स्कीम्स तो खैर ज़्यादा नहीं आती है, बट वो पहले 1.25% था, उसको 1% कर दिया। तो कुछ कुछ चेंजेस इस तरह से वहाँ पर बेसिकली किए हैं। तो बाकी हाँ, एक और चीज़ उन्होंने की है कि बोरोइंग्स अलाउ करी है इक्विटी ओरिएंटेड इंडेक्स फंड्स को, ETFs को, कि भाई इंट्राडे की रिडेम्पशन नीड्स के लिए अगर कुछ बोरो करना है शॉर्ट टर्म के लिए, वन डे के लिए, तो वो अलाउ कर दिया है। और काफ़ी सारे रिडंडेंट प्रोविजंस थे रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, म्यूचुअल फंड्स वगैरह को लेके, वो सब हटा दिया है। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है म्यूचुअल फंड का लॉ, राइट। बाकी ओल्ड फिजिकल शेयर्स वगैरह के ऊपर भी एक विंडो देने की बात की है, राइट, कि भाई जो उसके पास अभी भी ओल्ड फिजिकल शेयर्स पड़े हैं, राइट, और उन्होंने डीमैट नहीं कराए हैं, तो उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना वो, तो वो चीज़ अभी उन्होंने कहा है कि भाई टाइम बाउंड एक स्पेशल विंडो दी जाएगी, राइट, और उसमें फिर से कुछ से के बचे हैं, राइट, और तो जिनके पास ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट्स हैं, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट, तो उनको वो ऑप्शन जो है वो विंडो वहाँ पर दी जाएगी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के लिए भी कुछ चेंजेस किए हैं, उनके स्कोप ऑफ वर्क को थोड़ा सा बढ़ाया गया है, राइट। तो ये सारी चीज़ें भी बेसिकली, और फिर डुप्लीकेट शेयर्स के ऊपर भी उन्होंने कुछ एक चेंजेस, थोड़े से सिंप्लीफाई चीज़ें की हैं। कल एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई, पार्लियामेंट में नया इंश्योरेंस लॉ पास हुआ, उसका नाम है सबका बीमा सबकी रक्षा बिल, राइट। तो उसमें एक तो मेन जो सबसे बड़ी चीज़ है वो 100% FDI इंश्योरेंस में अलाउ कर दिया है। तो पहले 74% से ज़्यादा
एफडीआई अलाउड नहीं था, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं था। तो कोई भी फॉरेनर अगर इंश्योरेंस कंपनी खोलना चाह रहा है तो 74% से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता था, वो 100% कर सकता है। ठीक है, ताकि बाहर के भी इंश्योरेंस कंपनीज आ सकें, प्रीमियम्स कम हो सके, कंपटीशन बढ़ सके। तो ये चीज़ जो है उन्होंने की है। बाकी नॉन इंश्योरेंस कंपनी के साथ इंश्योरेंस कंपनी मर्ज हो सकती है, ये भी चीज़ उन्होंने कर दी है। राइट, थर्ड जो है, मतलब जो जो चीज़ नहीं की है, जो एक्सपेक्टेड थी, वो कंपोजिट लाइसेंस के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है। राइट, पहले ये हो रहा था कि भाई जैसे एलआईसी को ही बेनिफिट दिया जाएगा कि एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर है ना, तो उसको हेल्थ इंश्योरेंस में भी अगर बेचना है तो अलाउड किया जाएगा। अभी क्या है, लाइफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस अलग अलग कंपनीज है। राइट, तो जनरल इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस नहीं बेच सकता, लाइफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस नहीं बेच सकता। फिर उसमें मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज अलग हैं, हेल्थ इंश्योरेंस वाली जो शाही प्लेयर्स बोलते हैं, तो वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो व्हीकल इंश्योरेंस नहीं बेच सकते, वो लाइफ इंश्योरेंस नहीं बेच सकते। तो ये बात चल रही थी कि कंपोजिट लाइसेंस आ जाएगा, एक ऑप्शन आ जाएगा कि भाई आप एक कंपनी मल्टीपल लाइसेंस चला सकती है, बट वो उसके ऊपर कोई भी चीज़ नहीं दी है। बाकी आईआरडीआई के को कुछ कुछ चीज़ें को, मतलब उनको ज़्यादा पावर दी गई है, काफ़ी सारी उनको चीज़ें दी गई हैं टू वर्क विद द इंश्योरेंस कंपनीज एंड इम्प्रूव द रेगुलेशंस ओवरऑल। इंडिया और ओमान का एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन की एक्सपेक्टेशन है आज, राइट, सिंस प्राइम मिनिस्टर इज इन ओमान। और करेंटली ऑलमोस्ट $10.5 बिलियन का ट्रेड है बिटवीन ओमान, तो मेजरली वी आर द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, हम उनसे बेसिकली इंपोर्ट करते हैं और यूरिया इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो है, अब नेगोशिएशन, मतलब देखो बता रहा हूँ मैं कि कितना टाइम लगता है, राइट, इस तरह की नेगोशिएशन 2023 नवंबर से चल रही है और अब जाके वो साइन बेसिकली होगा। एक्सपेक्टेड ये है कि बाकी भी कुवैत एंड अदर मिडिल ईस्टर्न, इवन कतर से भी जो है एक्सपेक्टेड है कि एफटीए जल्दी साइन होगा। अभी तक कोई अपडेट मेरे पास लास्ट कुछ देश से यूएस ट्रेड डील पे या यूरोपियन ट्रेड डील पे जो बड़ी एफटीएज हैं उसमें कोई मेजर अपडेट तो मुझे नहीं दिखी, अनलेस एंड अनटिल आपको दिखी हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में डालना। ठीक है, हाँ, ये चल रहा है कि डिस्कशन चल रहे हैं, कुछ मेजर पड़ाव आया है या कुछ मेजर डेट आई है या होने वाला है, ऐसा कोई चीज़ वहाँ पर नहीं हुई है, विच आई थिंक मैनी मार्केट्स एंड मैनी इन्वेस्टर्स एंड ऑफ कोर्स और बिजनेसमैन आर ऑल्सो वॉचिंग दैट स्पेस एज वेल कि एफटीए ये कब साइन होगा। स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ पे जाके बात करते हैं तो आईसीआईसीआई प्रू का आईपीओ जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल इन द सेंस ऑफ सब्सक्रिप्शन रहा, 39 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। तो मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ अब ये बताने की बता रहा हूँ मैं यहाँ पर बेसिकली कि 10,000 करोड़ का के आसपास का जो भी था, 10,000 करोड़ प्लस के आसपास का वो था आईपीओ, उसके ऊपर जो बिडिंग हुई है वो 3 लाख करोड़ की हुई है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, तो इस मतलब 3.9 लाख करोड़ की बिडिंग हुई है 10,000 करोड़ के आईपीओ के लिए, मतलब 10,000 करोड़ रुपए कोई मांग रहा है आईपीओ में, उसको लोग 3.9 लाख करोड़ लेने के लिए रेडी हैं। राइट, तो पॉइंट ये है कि मार्केट में लिक्विडिटी अभी भी काफी है और इसीलिए इतने आईपीओज आ रहे हैं, इसीलिए सप्लाई आ रही है, राइट, डिमांड अभी भी काफी स्ट्रांग है। सी बेसिकली ये जो आईपीओज, नंबर ऑफ आईपीओज क्यों आ रहे हैं, इतनी सप्लाई क्यों आ रही है मार्केट में, कि इवन दो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कंसिस्टेंटली पैसा बाहर निकाल रहे हैं। आप देख रहे हो ना कि मार्केट्स क्यों नहीं बढ़ रही है इंडिया की, गिर नहीं रही है, ठीक है, पर बढ़ भी नहीं रही है क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशन का कंसिस्टेंटली पैसा बाहर निकल रहा है। तो डोमेस्टिक जो हमारा जो इक्विटी कल्ट एक डेवलप हुआ है, इक्विटी इन्वेस्टर जो हम जैसे लोग हैं, राइट, जो वो कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे जो है ये नई कंपनीज आ रही हैं और लिक्विडिटी बढ़ रही है मार्केट में, एंड दैट्स व्हाई वी आर एबल टू बाय व्हाट द फॉरेनर्स आर सेलिंग, right, and that's why our markets are afloat and we are able to absorb all the liquidity which is getting supplied with IPOs, FPOs and QIPs, right। तो मार्केट जो है इससे बड़ी हो रही है, हमारा जो है मार्केट बड़ा हो रहा है। यस, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें हैं कि हम क्या कहते हैं उनको एग्जिट दे रहे हैं, क्या बहुत सारे इस चीज के ऊपर डिस्कशंस होते हैं, बट ओवरऑल हमें क्या चीज समझनी है कि मार्केट, इंडिया का ओवरऑल स्टॉक मार्केट बड़ा हो रहा है, मोर एंड मोर कंपनीज आर कमिंग अप, और ये लिक्विडिटी देख के मोर कंपनीज विल कम अप, राइट, सो दैट इज वेरी गुड, वेरी हेल्दी। ठीक है, जैसे जैसे हमारी इक्विटी मार्केट्स बढ़ेंगी, राइट, सो दैट विल बिकम रैशनलाइज एज वेल, ओवरऑल वैल्यूएशंस भी रैशनलाइज हो जाएंगे, राइट, और जो है ओवरऑल मतलब जो इक्विटी में आपका जो पैसा बनेगा, बेटर कंपनीज जो है वो ज्यादा बेसिकली आएंगी। बाकी जो है कुछ कुछ और न्यूज़ है, एक्जो नोबल एक पेंट कंपनी है, आई एम श्योर यू ऑल नो, उसमें प्रोमोटर ने 1296 करोड़ का स्टेक ऑफलोड किया है, इसके चक्कर में कल स्टॉक काफी गिरा भी, और उसमें से गोल्डमैन सैक्स ने आउट ऑफ दैट 106 करोड़ रुपए का बाय किया है। ठीक है, ओला इलेक्ट्रिक में भी काफी नेगेटिव न्यूज़ चल रही है कंसिस्टेंटली, द प्रोमोटर इज सेलिंग, सेकंड डे ऑफ सेलिंग हो गया है, राइट, तो टोटल 6.8 करोड़ शेयर्स
भावेश अग्रवाल हैज ऑलरेडी सोल्ड, एंड दैट टू एट द प्राइस जो चल रहा है 33-34 रुपीज़ का प्राइस चल रहा है, राइट। तो उस पे उन्होंने वो सेल किया है, राइट। तो 2 दिन में ऑलमोस्ट 6.8 करोड़ शेयर्स उन्होंने बेचे हैं। तो ऑलमोस्ट मतलब कल जो है फर्स्ट डे 92 करोड़ रुपीस के बेचे थे, अब ऑलमोस्ट 142 करोड़ रुपीस के शेयर्स उन्होंने बेचे हैं। तो ऑलमोस्ट 235 करोड़ रुपीस के शेयर्स वो बेच चुके हैं, राइट। स्टिल ही हैज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेक, बट अगेन उसमें ये बोला जा रहा है उनका कुछ थोड़ा सा जो मतलब रीज़न दिया गया है वो यही है कि उनका थोड़ी प्लेजिंग थी वो हटाने के लिए, बट मार्केट इज नॉट बाइंग एंड स्टॉक इज बेसिकली गोइंग स्पाइरलिंग डाउन। एनीवेज लॉट ऑफ नेगेटिव थिंग्स आर गोइंग अराउंड इट। मार्केट शेयर भी लूज हो रहा है कंसिस्टेंटली। अनिल अग्रवाल जी जो वेदांता के सीईओ हैं, उन्होंने कहा कि वेदांता इसका डीमर्जर जो 5 लिस्टेड कंपनी में होना था, राइट, वो काफ़ी सारा डिले हो रहा है, वो अब जो है मार्च 2026 में होगा। तो कौन सी कंपनीज में होना था, तो एक तो जो मेन वेदांता रहेगा वो बेस मेटल बिजनेस में रहेगा। बाकी वेदांता एल्यूमिनियम एक अलग कंपनी है, तलवंडी पावर एक अलग कंपनी है, वेदांता स्टील एंड आयरन अलग कंपनी बन जाएगी, और माल्को एनर्जी जो है वो अलग कंपनी बन जाएगी, और हिंदुस्तान जिंक तो इनकी अलग कंपनी है ही, राइट। तो इस तरह से ही व्हाट दे आर बेसिकली प्लानिंग टू रीस्ट्रक्चर ओवरऑल द ओवरऑल कंपनीज मार्च 2026 में द एक्सपेक्टेशन इज। ठीक है, दैट इज ऑल ऑन द न्यूज टुडे। अब आज बात करते हैं नॉलेज सेक्शन की। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट मिला, अगेन आई कुडंट फाइंड द सोर्स प्रॉपर्ली ऑन दिस। ठीक है, कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी सिंस इंडियाज इंडिपेंडेंस कौन से रहे हैं, राइट। तो अगेन मतलब मुझे लगता है यूएस तो फास्टेस्ट ग्रोइंग जो है, और 40s में तो था ही था। आई थिंक इवन 30s में भी दे वर द फास्टेस्ट ग्रोइंग, बट 40s में तो आई नो कि ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर दे ग्रू लाइक क्रेजी, मतलब डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ था यूएस का। तो वो 1950 तक तो यूएस वाज द फास्टेस्ट ग्रोइंग global economy, right? And that's why they became very very big power as well during the especially during Second World War. फिर उसके बाद जापान जो है ऑलमोस्ट 23 ईयर्स तक वॉज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, एंड वी न्यू द मार्केट, राइट। 70s में किस तरह से मार्केट चली है उनकी, राइट। एंड देन फिर 80 में वो 89 80s लेट 80s और 90s में फिर एकदम से प्लेट्यू हो गए, राइट, एंड दे कुडंट ग्रो। ठीक है, बट 23 ईयर्स दे वर द फास्टेस्ट ग्रोइंग, एंड वी नो जापान, मतलब अगर आप थोड़े मेरी एज के हैं, थोड़े मेरे से बड़े हैं, तो जापानीज, राइट, प्रोडक्ट्स एंड जापानीज क्वालिटी और ये सब चीज़ें मेड इन जापान वाज अ बिग ब्रांड, राइट, एट दैट टाइम। तो वो चीज़ आप देखिए। फिर 1973 से 1982 ऑलमोस्ट 9 साल कोरिया वाज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, राइट। तो अगेन तो फिर कोरिया, अभी हम सैमसंग मतलब सबसे बड़ा कंपनी है सैमसंग एलजी, राइट। तो ये सब कंपनीज देन मतलब आई थिंक सेटिंग अप एंड मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने भी पकड़ा, जापान से लिया एंड बैटन एंड दे कुड डू। एंड देन फ्रॉम 1983 ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितना 30 ईयर्स, राइट, 30 स्ट्रॉन्ग ईयर्स जो है चाइना मतलब वॉज रूलिंग द वर्ल्ड विद द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। या फिर 2015 से नाउ वी हैव टेकन दैट बैटन। अब मतलब बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ कि अब देखो 10 साल हम फास्टेस्ट ग्रोइंग रहे हैं, तो वी कैन सी दैट डिफरेंस, राइट। मतलब 10 साल हम फास्टेस्ट ग्रोइंग रहे हैं तो बड़ी इकोनॉमी हो गई, वी कैन सी दैट डिफरेंस अराउंड अस। 10 साल और रहेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है कंट्री की ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड्स में, हमारे, राइट, हमारे ओवरऑल वर्किंग स्टाइल में, राइट। तो ओवरऑल चीज़ों में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा, और हमारी मार्केट्स में एज वेल, राइट, हमारे इन्वेस्टमेंट्स में, राइट, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ जाएगा। और क्या हम कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, बिकॉज सबसे बड़ा क्या डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात होती है जो वो है हमारे पास। फोकस अभी थोड़ा सा यही है कि गवर्नमेंट का फोकस ऑन केपेक्स, प्राइवेट केपेक्स के ऊपर बात करते रहते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो वो सब है, राइट। लॉट ऑफ थिंग्स हैज़ टू गो राइट, इट इज़ नॉट अ ईजी थिंग टू डू, बट अगर हम 10 साल और रहे, राइट, तो यू कैन सी व्हाट हैज़ हैपन टू द इकोनॉमीज विच वर डूइंग दैट वेल। तो हमने जापान देखा है, हमने कोरिया देखा है, दैट मतलब जापान कोरिया तो ज़्यादा टाइम रहा भी नहीं, जबकि हमने चाइना देखा है और हमने यूएस देखा है, एंड नाउ इट्स इंडियाज टर्न, दैट्स द एक्सपेक्टेशन। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट लगा मुझे, एंड लाइक एंड आई एम जस्ट प्रेइंग एंड आई एम श्योर एवरी वन ऑफ यू इज प्रेइंग कि 10 साल और शायद आई थिंक थिंग्स विल चेंज अ लॉट फॉर आवर कंट्री, दैट्स द एक्सपेक्टेशन। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट था, आई होप दैट आपको भी अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, एंड इफ यू कैन शेयर विद फैमिली और फ्रेंड्स और ऑन योर सोशल मीडिया दैट वुड बी ग्रेट। थैंक यू सो मच। इफ यू थिंक आई हैव मिस्ड एनी मेजर न्यूज़ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो भी डाल दीजिएगा, ठीक है, एंड आई विल ट्राई कि अगर आई कैन पिन दैट अगर इंटरेस्टिंग न्यूज़ है तो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों। जय हिंद।